हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडेज को हमारा एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस का लेक्चर रहेगा। ठीक है जी। सो जैसे कल धर्मेंद्र सर ने भी बताया था, जो डीएनडी की क्लासेस लेते हैं, कि मंडे को, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को उनकी क्लास रहेगी। बिकॉज प्रीलिम्स पास में है, टाइम कम रह गया है, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन और जो मेंस वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन है वो सर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडेज को प्रोवाइड करेंगे। एंड हम इस क्लास में हम क्या करेंगे, जो एडिटोरियल्स रहते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मंडे एंड ट्यूसडे के जो एडिटोरियल्स रहेंगे वो हम ट्यूसडे को शाम को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब लगभग आपको पता है कि अगर हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की बात करें, सो एक दिन में दोनों न्यूज़पेपर्स में लगभग 15 आर्टिकल्स आ जाते हैं, यानी कि 2 दिन में 30 आर्टिकल्स। सो क्या वो 30 के 30 आर्टिकल्स हमको रीड करने पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो 30 के 30 आर्टिकल्स का हमको एनालिसिस करना चाहिए? नहीं। सो रेलेवेंट आर्टिकल्स जो दोनों दिन के रहते हैं वो 6 से 7 आर्टिकल्स रहते हैं। एंड इस तरह से हम 6 to 7 आर्टिकल्स ऑल्टरनेट डेज पे डिस्कस करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि ये आर्टिकल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लिखते हैं। हमारा ओपिनियन इनको पढ़ के बनता है। ठीक है। और इनका जो ओपिनियन है, इनका जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, राइट, इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं, इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर्स हैं। सो इनके जो व्यूज़ हैं बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं और इनके व्यूज़ पढ़ के हमारा जो एक एनालिटिकल माइंडसेट है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ इस एडिटोरियल्स के थ्रू आपके साथ एंगेज करें, हम डिस्कस करें, इसको एनालाइज करें, मेरिट्स को भी और डीमेरिट्स को भी। ठीक है जी। सो चलिए हम अपने पहले टॉपिक के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। चलिए, ये पहला आर्टिकल है जी, द अपकमिंग क्राइसिस इन इंडियन फेडरलिज्म। ये हिंदू में आया था कल। अब इसमें क्या जो मेन बात है, इसमें क्या बात के बारे, कंटेक्स्ट के बारे बात हो रही है। सो इसका जो कंटेक्स्ट है इज कि कैसे डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म के बीच में एक बैलेंस बन सकता है, हाउ टू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन बोथ। ठीक है। अब वो क्यों, इसका इसमें यहाँ पे डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म के बैलेंस की बात क्यों की गई है? पहली बात तो ये है जी कि एक एप्रीहेंशन यहाँ पे बताई गई है विच माइट कम पोस्ट 2026। वो किस बात की है? बिकॉज 2026 में फिफ्थ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी सिंस द टाइम इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो अभी तक 4 डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं। तो डीलिमिटेशन अभी फिलहाल जो लोकसभा की कॉम्पोजिशन है, ठीक है, सो लोकसभा की कॉम्पोजिशन अभी जो है दैट इज बेस्ड ऑन दी 2001 सेंसस। ठीक है। और अभी 2021 आ गया और अभी तक 2021 में नया पॉपुलेशन सेंसस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक। ठीक है। नाउ अब 2026 में जब जो नई डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा की कॉम्पोजिशन है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो भी 543 या 545 सीटें हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है। बिकॉज अब पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा की जो सीट्स हैं वो डिसाइड हो जाती हैं इन प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन। सो बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे बड़ी स्टेट्स और बहुत सारी छोटी स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी भी है और घटी भी है। अब जो बहुत डेवलप्ड स्टेट्स हैं जिन्होंने जहाँ पे बहुत अवेयरनेस थी फैमिली प्लानिंग की, जिन राज्यों में बहुत ज़्यादा ऐसे कैंपेन्स चलाए जाते थे, हम दो हमारे दो जैसे, और बहुत लोगों में एक लिटरेसी लेवल्स हाई थे जो ज़्यादा डेवलप्ड थी, वहाँ पे उन स्टेट्स में तो पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है काफ़ी। लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स बड़ी भी हैं, कुछ स्टेट्स छोटी भी हैं, जैसे बीमारू कैटेगरी की स्टेट्स आ जाती हैं, वहाँ पे अभी इतना पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाया। तो अब होगा क्या, जो स्टेट्स जो बहुत बड़ी और डेवलप्ड स्टेट्स हैं, हो सकता है कि उनका जो कॉम्पोजिशन है टुवर्ड्स लोकसभा, वो सीटें थोड़ी कम हो जाएंगी और जहाँ पे स्टेट्स में आबादी ज़्यादा है उनकी जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। अब ये बेनिफिशरी किसको होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम इस आर्टिकल में ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। ठीक है। नाउ सिंस 1976 जो सीट्स हैं लोकसभा में दे हैव रिफ्लेक्टेड द 1971 सेंसस। तो जैसे मैंने बोला कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज अभी तक 4 बार हुई है। अगली स्लाइड में हम डीलिमिटेशन के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उसमें थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग डीलिमिटेशन। ठीक है। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस हैज बिन अनइक्वल पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग स्टेट्स। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, लेट्स से बिहार में या लेट्स से राजस्थान में, क्या वो सेम ग्रोथ रेट होगा केरला का या तमिलनाडु का?
states like Kerala and Tamil Nadu have been successful in controlling their populations because वहाँ पे literacy level ज़्यादा है, वहाँ पे awareness ज़्यादा है, ठीक है. So वहाँ पे जो population control measures हैं वो ज़्यादा effective हैं. अगेन वहाँ पे कोई ऐसे कोअर्सिव या ऐसे प्यूनिटेटिव मेजर्स नहीं उठाए गए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, एक बिहेवियरल चेंज के थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है, ठीक है. सो अनइक्वल बात है, अनइक्वल पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग स्टेट्स, दैट इज देयर इवन टुडे. इंडियाज मोस्ट हाईली डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस स्टेट्स हैव बीन सक्सेसफुल एट फैमिली प्लानिंग, और जो पूरे स्टेट्स हैं दे आर कंटिन्यूइंग टू एक्सपैंड देयर पॉपुलेशन. हालांकि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो नो डाउट पिछले 20-25 सालों में काफ़ी कम आया है. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.8 से अब 2.1 पे है इंडिया का, जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है. अगर हम 1950s और 60s की बात करें तो उस टाइम पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट था दैट वाज क्लोज टू 6. सो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी उस टाइम पे. सो ग्रेजुअली जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे ही वो अपनी फैमिली भी रैशनली प्लान कर रहे हैं. नाउ पोस्ट 2026 व्हेन द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ 2021 सेंसस. अभी ये सेंसस होना है, अभी नहीं हुआ है 2021 सेंसस बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक. There will be a dynamic shift in national power towards India's poorest and most populated states. तो ये जो स्टेट्स हैं जी, ये मोस्टली कहाँ लाया करती हैं? हमारे हिंदी हार्टलैंड में, ठीक है. हिंदी हार्टलैंड मींस बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान. इनको बीमारू स्टेट्स भी कहते हैं वैसे हम. वी ऑल्सो कॉल देम एज द बीमारू स्टेट्स, ठीक है. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी, इनको हम बीमारू स्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है. उसके बाद this will serve as a disincentive to the developed states who have been successful in controlling their population growth. So जाहिर सी बात है कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं जिन्होंने पॉपुलेशन अपनी कंट्रोल करी हुई है काफ़ी, और उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में है, उनके लिए डिसइंसेंटिव क्यों होगा? बिकॉज उनका जो लोकसभा की जो कॉम्पनसेशन है, यानी कि जो उनकी सीटें जाती हैं टुवर्ड्स लोकसभा, वो हो सकता है कि कम हो जाए. और जो राज्य हैं जिनमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिकॉज जो सीटों की जो एलोकेशन होती है दैट इज इन प्रोपोर्शन टू दी पॉपुलेशन. सो हो सकता है कि उनकी जो जितने MPs वो भेजते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में वो कम हो जाएंगे, और जो राज्य जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो वो भेजते हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है. अब ये डिसइंसेंटिव्स है डेवलप्ड स्टेट्स के लिए, लेकिन शायद ये एक इंसेंटिव है, ये एक इंसेंटिव है जो पूरर स्टेट्स के लिए, जो कि इतने डेवलप्ड नहीं है, ठीक है. वो उनके लिए इंसेंटिव क्यों बनेगा ये? बिकॉज जो पूरर स्टेट्स हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो एम्पावरमेंट है वो ज़्यादा होगी, बिकॉज उनके स्टेट्स में से ज़्यादा MPs लोकसभा में जाएंगे, ठीक है. So why will this be a disincentive towards the developed states? Because they enjoy a considerable economic clout at the moment. ठीक है जी. एंड जो जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, सो इनका जो अभी एक ऑरा है, इनका जो भी एक फाइनेंशियल कंट्रोल है इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जितने भी एम्पायर्स हैं, सारे के सारे वो मोस्टली इन्हीं 2-3 स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है, ठीक है. महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया. सो दे आर वेरी रिच एंड प्रॉस्परस. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया? ठीक है जी. नाउ आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. ये हमने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी. ये जो यूनियन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. हमारा जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो हम कंप्लीटली फेडरल नहीं है जैसे यूएस है. जैसे यूएस इज कंप्लीटली फेडरल, हम क्वाजी फेडरल हैं, ठीक है. सो हमारा यूनियन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. यूनियन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, बट स्टेट्स कैन बी ऑल्टर्ड. स्टेट्स का साइज ऑल्टर किया जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज इंक्रीज की जा सकती हैं, डिक्रीज की जा सकती हैं, बट यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. Unlike in other federations, there is no separate state citizenship or state constitution. So USA में ये जो principle है exist करता है, ठीक है. Now, states are distinct associative communities within the federal structure of Indian Union. But there's a contradiction between the principle of democracy and federalism.
when federal units are unequal in size, population and economics. So हम एक डेमोक्रेसी हैं, हम एक लिबरल डेमोक्रेसी हैं, फाइन. हम कंप्लीटली फेडरल नहीं है, हम एक क्वाजी फेडरल नेशन है, ठीक है. बट जो हमारी जो स्टेट्स हैं, फेडरल यूनिट्स मीन जो हमारी स्टेट्स हैं, वो इक्वल इन साइज नहीं है. अब जैसे यूएसए है, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो सेनेट होता है उसमें, जैसे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं. लेकिन हमारे देश में ये डिफर करता है. यूपी से 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, पंजाब में से 13 जाते हैं, हरियाणा में से 10 जाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में से 48 जाते हैं. सो बिकॉज हमारी पॉपुलेशन सेम नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो लोकसभा का और राज्यसभा का जो कॉम्पोजिशन है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है. सो हमारा फेडरल जो फीचर है बहुत यूनिक है. तो यहाँ पे आगे इस बात के बारे में बात हुई कि इंडिया का जो फेडरल फीचर है दैट इज ऑफ इट्स ओन काइंड. उसको सुई जेनरेसिस भी कहते हैं. नाउ इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड आर दस एंटाइटल्ड टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. बिकॉज हर एक सिटीजन को एक बराबर का मौका मिलता है. हर एक व्यक्ति को एक इतना मौका भी हमारे देश में मिलता है कि वो अपने आप को अगर वो रिप्रेजेंट करना चाहता है एज एन एमएलए, एज एन एमपी, तो वो सुविधाएं भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं. However, bigger states are likely to dominate the national conversation over smaller states. ठीक है. So ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म में, कि अगर हम फेडरल हैं तो हम सब इक्वल नहीं हैं. ऑन पेपर हम सब स्टेट्स इक्वल नहीं हैं, बिकॉज हमारे हर एक स्टेट का अपना एक पैरामीटर है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ का हो, चाहे वो पॉपुलेशन ग्रोथ का हो, चाहे वो लिटरेसी लेवल्स का हो. सो वी कैनॉट से दैट हम एक ट्रूली फेडरल, ऑल्दो वी आर ट्रूली डेमोक्रेटिक, बट वी कैनॉट से दैट वी आर ट्रूली फेडरल. ठीक है. सो अभी कुछ सालों से हम ये जो टर्म्स हैं कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे बात काफी करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे. साथ के साथ एक और बात भी होती है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. सो जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपीट भी करती हैं एज फार एज फेडरलिज्म इज कंसर्न, और स्टेट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करती हैं. सो ये फेडरलिज्म के दोनों फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. बट नो टू स्टेट्स कैन बी इक्वल, राइट. व्हाट डू स्मॉलर स्टेट्स फियर? तो छोटे राज्यों का उनका क्या डर है, उनको किस बात का एप्रीहेंशन है? ठीक है. सो स्मॉल स्टेट्स ये फियर करते हैं दैट दे विल गेट अ स्मॉलर पाई ऑफ, they will share a smaller share of the pie economically and a much reduced say in national issues. Because अगर स्मॉलर, जैसे हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम की बात करें, या लेट्स से नागालैंड की बात करें, ठीक है. सो ये स्मॉल स्टेट्स हैं, ठीक है. सो ऑब्वियसली ये इनके जो विधायक जाएंगे, इनकी तरफ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे लोकसभा से, वो कम होंगे एज कम्पेयर टू लेट्स से यूपी और लेट्स से महाराष्ट्र और मे बी आंध्र प्रदेश और मे बी तमिलनाडु, राइट. तो इनके ये बड़े राज्य हैं और ये डेवलप्ड राज्य भी हैं. महाराष्ट्र इज अ डेवलप्ड स्टेट, गुजरात इज अ डेवलप्ड स्टेट, तमिलनाडु इज अ डेवलप्ड स्टेट. सो ये जो स्मॉलर स्टेट्स हैं, इनका ये फियर है दैट इनका जो शेयर है वो कम हो जाएगा और इनका जो शाल बी से इनका जो इनके जो कंसर्न्स हैं वो प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं हो पाएंगे. द इंडियन स्ट्रक्चर, India's quasi-federal structure has always been unique in its own way. इसको हम यूनिकनेस को कहते हैं. ठीक है जी. Sui generis. Fearing separatist tendencies among states, the founding fathers of the constitution had intentionally created a strong center, ताकि वो सेंटर जो है एक बाइंडिंग फोर्स रहेगा, हर एक स्टेट को बाइंड कर पाएगा. ठीक है. नाउ बट क्या ऐसा जो फियर था फाउंडिंग फादर्स का कि भाई अगर हम ज़्यादा एम्पावरमेंट दे देंगे स्टेट्स को, अगर हम मोर फेडरल अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या ये जो फियर था कि स्टेट्स की जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं वो सच हुई पिछले 75 सालों में? बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो बहुत सारी स्टेट्स थी जो कि नहीं बनना चाहती थी इंडियन यूनियन का पार्ट. दे वांटेड, some of them wanted to be independent. काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि अलीजियंस नहीं ओबे कर रही थी इंडियन यूनियन को.
ये उनके पास ऑप्शन भी था, ठीक है। और काफ़ी ऐसे भी रीजन्स थे जो कि पाकिस्तान को एक्सीड हो गए थे, पाकिस्तान के साथ वो जुड़ गए थे, ठीक है। सो बट फिर भी हमने अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को भी और यूनिटी को बना के रखा, ठीक है। So now the 1956 reorganization of the states on linguistic lines was a popular recognition of federal principles and yet it did not result in separatist tendencies. तो लैंग्वेज के बेसिस पे अब साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में भी अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, ठीक है। कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, राइट। सो यहाँ पे भी लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी है। सो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा साउथ इंडिया इज वन मद्रास स्टेट जो कि पहले था, ठीक है। सो देयरफॉर ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स ने डिमांड करा, अब हम पंजाब हरियाणा की भी बात करें, सो पंजाब हरियाणा हिमाचल पहला एक ही स्टेट होता था। सो पंजाबी सूबा मूवमेंट शुरू हुआ था अर्ली 1960s में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पंजाब की अपनी स्थापना हुई, हरियाणा की स्थापना हुई, बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस सेपरेट वो दोनों स्टेट्स हुए। उसी तरह से साउथ इंडिया में भी हमने देखा कि ये बिकॉज ऑफ दिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स एक्ट, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो कर्नाटका है, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, चाहे वो केरला है, इनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया, ठीक है। बट स्टिल हम फिर भी एक यूनियन ऑफ इंडिया है, इसके बावजूद भी सेपरेट नहीं हुए वो इंडियन यूनियन से, ये सारी की सारी स्टेट्स। Now, states with the union have been created in response to demands of people for greater autonomy. So, example Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, and recently Telangana. Okay. Now, however, any clash between federal principles and democracy will inevitably also have कोई ऐसा क्लैश होगा बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। तो ये क्लैश आएगा किस चीज़ पे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, एंड उसके कल्चरल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ठीक है। अब देखिए हम बहुत प्राइड लेते हैं हमारी कंट्री में दैट वी आर अ प्लूरल सोसाइटी, ठीक है। कितनी तरह की जातियां यहाँ पे रहती हैं, कितनी तरह की भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, कितनी तरह की यहाँ पे रिलीजन्स हैं, कितने तरह के लोगों के कस्टम्स हैं। सो वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस डाइवर्सिटी, जैसे हमको यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहते हैं, ठीक है। सो एक बहुत एक अच्छी सेइंग भी है, एक हिंदी सेइंग है दैट भारत में 4 कोस पानी बदले और 8 कोस बानी। पानी यानी कि 4 कोस पानी मीन्स के हर 12 किलोमीटर के बाद पानी बदलता है, पानी का टेस्ट बदलता है। और 8 कोस यानी कि 24 किलोमीटर के बाद डायलेक्ट यानी कि भाषा भी बदली जाती है, ठीक है। सो हम इस चीज़ का पूरा रिस्पेक्ट भी करते हैं। वी रिस्पेक्ट हर एक स्टेट का अपना कल्चर है, हर एक स्टेट के अपने फेस्टिवल्स हैं, हर एक स्टेट के अपने रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, राइट। एंड हर एक स्टेट का अपना एक यूनिक करेक्टर है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहते हैं। Therefore, it is essential that now the smaller yet not so developed states be given a chance for wider representation in Lok Sabha by not revisiting the 1971 census, ठीक है। सो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हुआ है। अब हमारी पॉपुलेशन का जो सेंसस जो 2001 में था, पॉपुलेशन अब आज के टाइम पे हम ऑलमोस्ट 140 करोड़ हैं, राइट। सो इस 2001 में हमारा लास्ट जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से अब हमारी पॉपुलेशन में भी बहुत ग्रोथ हुआ है। सो डेफिनेटली ये जो 543 545 लोकसभा सीट्स हैं ये बढ़नी चाहिए, ठीक है। और स्मॉलर स्टेट्स को भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए लोकसभा पे एंड ऑफ कोर्स राज्यसभा में भी। हाउ टू बैलेंस डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। सो इसमें 5 सजेशंस दिए गए हैं। पहला है पावर ऑफ अ स्टेट vis-a-vis the center contained in the list and in the provisions dealing with altering boundaries of the state must be increased, ठीक है। नाउ आर्टिकल 3 के बारे में आपको जैसे पता होगा, आर्टिकल 3 आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, ठीक है। सो आर्टिकल 3 बेसिकली क्या बात करता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि कोई भी ऐसा बिल अगर कोई भी ऐसा बिल जो पार्लियामेंट पास करना चाहता है जिसमें किसी भी स्टेट का साइज इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो या बाउंड्रीज ऑल्टर करनी हो, तो वो जब तक वो प्रपोजल या जो वो प्रपोजल है बिल के फॉर्म में आने से पहले, जब तक वो प्रपोजल प्रेसिडेंट नहीं भेजते कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को, तब तक वो जो प्रपोजल है वो आगे नहीं बढ़ सकता। बिकॉज जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो व्यूज हैं, जिस स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की बात की जा रही है या जिस स्टेट की बाउंड्रीज को इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात की जा रही है, उस स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज बहुत जरूरी हैं पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है।
सो अगर ऐसा होता है, सो इन अ वे वी विल बी एम्पावरिंग स्टेट्स इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज अभी तक ऐसा कोई फियर ट्रू नहीं हुआ 75 ईयर्स में दैट स्टेट्स हैव शोन अ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। बेशक प्रॉब्लम रही है इंसर्जेंसी की, टेररिज्म की, ऐसे कुछ एलिमेंट्स रहे हैं जो कि डिमांड करते हैं स्टेटहुड, लेकिन आर institutions have been successful in the last 75 years to prevent such a thing from happening. The role and composition of the Rajya Sabha, our House of States, must also be expanded. ठीक है? More localized decision making is bound to increase national prosperity. More जितना decentralized होगा उतना better होगा. Constitutional change and the change in financial redistribution between the states must require the consent of all और नियरली ऑल द स्टेट्स। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी की बात करें हम, तो जीएसटी को लेके भी काफ़ी लूप होल्स थे कि मतलब जीएसटी में कंसेंसस मेकिंग पूरा नहीं हो पाया, हर एक स्टेट को ऑन बोर्ड नहीं ले पाए। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स अभी भी कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके साथ दे हैव बिन फेयरली मोर प्लेस्ड पोस्ट द जीएसटी रिजीम, और जो इतने डेवलप्ड स्टेट्स नहीं है उनका जो जीएसटी के बाद उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ज़्यादा बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड स्टेट। सो कहीं ना कहीं जीएसटी को लेके भी प्रॉपर्ली कंसेंसस मेकिंग एक्सरसाइज नहीं की गई थी। सो इस करके अगर आइंदा से फ्यूचर में कोई ऐसा कोई एक्सरसाइज हो विच इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टेट्स को एक प्रॉपर एक यूनानिमस कंसेंसस के साथ लेके चलना चाहिए। देन ब्रेकिंग अप द बिगेस्ट स्टेट्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, सो बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अगर बड़े स्टेट्स को छोटे यूनिट्स में अगर डिवाइड किया जाता है तो वो अच्छी बात है, राइट? यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और इट इज़ टू डिफिकल्ट टू मैनेज अ ह्यूज स्टेट लाइक यूपी, तो अगर यूपी को अगर हम 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ जाता है बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, तो वो अच्छा एक सजेशन होगा। इसको लेके काफ़ी पीछे बात भी हुई थी यूपी को 4 हिस्सों में डिवाइड करने की। कंक्लूजन: If India is a joint venture between majority and minority shareholders, the minority must be protected by a comprehensive list of consensus items. ठीक है, consensus items यानी कि जिसमें सबका ही decision unanimous हो, that require unanimity or at least a super majority and not simple majority. So simple majority is 50%, 51%, super majority is 75%. ठीक है, so हमको बहुत प्राइड है जी हमारे प्लूरल कल्चर में। हमारा जो देश है उसमें बहुत तरह की जातियां हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं लोगों के। वी आर अ सेकुलर कंट्री ऑल्सो। सो हर एक स्टेट का अपना एक यूनिक कल्चर है, हर एक स्टेट के अपनी यूनिक फेस्टिवल्स हैं, फूड है, और जैसे कि हमने देखा है कि हर एक स्टेट में भी कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं विद इन द डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 किलोमीटर्स ऑल्सो। सो ये नहीं कि एक स्टेट में एक ही भाषा बोली जाती है, उस भाषा का डायलेक्ट बदला जाता है। तो ये हमारी डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी का हमको प्राइड होना चाहिए। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस डाइवर्सिटी, और हमको इंश्योर करना चाहिए दैट अभी चलो 75 ईयर्स हुए इंडिया के इंडिपेंडेंस को, कि आगे जाके भी हम ये यूनिटी को मेंटेन कर सकें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ फोर्सफुल यूनिटी। दिस यूनिटी शुड हैव कंसेंसुअल फीलिंग अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स। तो अगर कोई स्टेट्स हैं जो छोटे राज्य हैं, जो कम डेवलप्ड है, अगर उनके कोई कंसर्न्स हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हैं, चाहे वो लिटरेसी लेवल से रिलेटेड हैं, सो सेंटर को वहाँ पे उनको और एम्पावर करना चाहिए ताकि वो उन कंसर्न्स को एड्रेस कर सके। अब ये डीलिमिटेशन के बारे यहाँ पे ब्रीफली हमने थोड़ा सा एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ठीक है, सो डीलिमिटेशन क्या है जी? डीलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स, जो हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो सीट्स होती हैं, टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन। ठीक है, नाउ इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू अ स्टेट में ऑल्सो चेंज। तो अगर उत्तर प्रदेश के पास 80 सीट्स हैं लोकसभा में, तो हो सकता है वो 80 से अब 95 भी हो जाए। अगर किसी के पास मान लीजिए 48 सीट्स हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र के पास 48 सीट्स हैं, हो सकता है उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा कम हो जाए। या केरला की बात करें, बिकॉज केरला का पॉपुलेशन जो कंट्रोल है काफ़ी अच्छा रहा है, तो मे बी जो केरला का जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, सो दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल पॉपुलेशन सेगमेंट्स एंड अ फेयर डिवीजन ऑफ जोग्राफिकल एरिया, सो दैट कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कोई एडवांटेज नहीं रहे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज कब की गई थी? 1950-51 में ये एक्सरसाइज पहले करी गई थी विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, उस टाइम पे डीलिमिटेशन कमीशन सेट नहीं हुआ था। उसके बाद फॉलोइंग द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट इन 1952 ऑल सच एक्सरसाइजेस हैव बीन कंडक्टेड बाय द डीलिमिटेशन कमीशन सेट अप इन 1952
1963, 1973 एंड 2002, तो 4 बार अभी तक हो चुका है, 2026 में 5वीं बार होगा। ठीक है जी। द प्रेजेंट डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद इन द स्टेट्स हैव बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। ठीक है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ डीलिमिटेशन एक्ट 2002। तो जो अभी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी विद इन द स्टेट्स है, उनकी डीलिमिटेशन के लिए 2001 का सेंसस यूज किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज स्पेसिफिकली अमेंडेड, 84th अमेंडमेंट 2002 में जो करी गई थी, वो किस करके करी गई थी? बेस्ड सो दैट नॉट टू हैव इंटरस्टेट डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टिल 2026। ठीक है, तो ये फ्रीज कर दी गई थी लिमिट कि 2026 तक जो यू नो जो 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 लोकसभा या राज्यसभा सीट्स का जो कॉम्पोजिशन होगा, या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो कॉम्पोजिशन होगा, वो बेस्ड होगा 2001 के सेंसस पे। ठीक है, 2026 तक ये 2001 का सेंसस ही यूज होता रहेगा। So present constituencies carved out on the basis of 2001 census shall continue to be in the operation till 2026, and it will be done on the basis and operation till 2026, और इसके बाद जो डीलिमिटेशन कमीशन डेटा यूज करेगा, दैट वुड बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2021। अब वही 2021 का सेंसस अभी होना है, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, सो लास्ट ईयर जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बाय चांस अगर सेंसस नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो शायद हम 2011 का सेंसस यूज करें पॉपुलेशन का। सो अभी ये सेंसस अभी 2021 का नहीं हुआ है, लेट्स सी ये कब होता है। नेक्स्ट, फॉर यूआपा स्टेट्स मस्ट पे। सो ये जो आर्टिकल है जी, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है यूएपीए का। ठीक है, अभी हाल ही में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बात चली थी, राइट। रिसेंटली अभी हफ्ते पहले की बात है, अनफॉर्चुनेटली स्टैन स्वामी की डेथ हो गई थी। उनको यूएपीए चार्जेस के अंदर उनको डिटेन किया गया था, और वेरी अनफॉर्चुनेट, वो एक पार्किंसन डिजीज़ के भी मरीज़ थे। मतलब वो पानी का ग्लास तक नहीं उठा सकते थे, उनको पानी पीने तक के लिए भी जो एक सिपर था या स्ट्रॉ था, उसकी प्रोविज़न भी नहीं पुलिस दे पाई थी। सो इसको लेके बहुत ज़्यादा निंदा हुई, इसको लेके बहुत ज़्यादा मीडिया में भी बहुत सारी इसको लेके बात हुई कि कितना ड्रैकोनियन लॉ है। और अभी हम एक अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, वी टेक सो मच ऑफ प्राइड इन बीइंग सच अ लिबरल कंट्री, बट ये क्यों हमारे संविधान में ये कानून बनाया गया है, यूएपीए क्यों अभी एग्जिस्ट करता है, उसको क्यों नहीं रद्द कर देना चाहिए। ठीक है, और ख़ास करके जो यूएपीए में अमेंडमेंट्स करी थी 2 साल पहले 2019 में, उसके बाद तो इसका जो दायरा है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि अब जो शक का जो जो सस्पेशन का जो नज़रिया है वो और ज़्यादा बढ़ गया कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो उसको आप टेररिस्ट लेबल करके जेल में डाल सकते हैं, और यूआपा के अंदर आपको पता है बेल मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यूआपा क्या है इसके बारे थोड़ा सा हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सो यूआपा इज अ लॉ दैट प्रिवेंट्स अनलॉफुल एक्टिविटीज दैट मे कॉज हार्म टू द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये लॉ 1967 में बनाया गया था। ये 1967 में बनाने का कारण क्या था? काफ़ी सारी बातें थी। पहला तो ये भी था जी कि 1962 में इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी। ठीक है, उसके कारण भी स्टेट को एक फियर था कि ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे आउटफिट्स ना बने जो इंडिया के इंटरेस्ट या इंडिया के सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट हो। उसके बाद 1960s में हम देखते हैं नक्सलबड़ी मूवमेंट भी शुरू हुई थी। ठीक है, सो नक्सलबड़ी मूवमेंट वाज एट इट्स पीक्स इन द 1960s, तो उसको मद्देनज़र रखते भी ये जो यूएपीए एक्ट है ये बनाया गया था। एंड तीसरा क्या था जी कि डीएमके जो पार्टी थी दैट वाज वांटिंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन तमिलनाडु, और डीएमके पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी उस टाइम पे जी, ये जो अभी डीएमके पार्टी के जो फाउंडिंग फादर थे, उनके जो ये जो अभी बेटे हैं मिस्टर स्टालिन, इनके जो फादर थे एम करुणानिधि, सो ये डीएमके पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे। सो डीएमके पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी सेपरेटिस्ट थी कि तमिलनाडु को हम एक सेपरेट नेशन बनाना चाहते हैं, वी वांट टू सक्सीड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सो ये कुछ मुद्दे थे, इंडिया चाइना वॉर, नक्सल मूवमेंट इन द 1960s, एंड द डीएमके पार्टी वांटिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस इन तमिलनाडु विद द सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। तो इसके कारण ये यूएपीए का एक्ट उस टाइम पे बनाया गया था, राइट। एंड द एवोल्यूशन ऑफ यूएपीए एक्ट हैज़ टू बी सीन इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस ग्रेजुअल बट स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकल 19। ठीक है, नाउ यूएपीए एक्ट बना दिया, ठीक है, ये बात ऑब्वियसली कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी आउटफिट अगर
देश की अखंडता को या इंटेग्रिटी को या सॉवरेनिटी को हार्म पहुंचाना चाहेगा, तो डेफिनेटली उसके लिए कानून होना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, इस तरह के संगठन को या इस तरह के इंडिविजुअल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक और बात भी है कि बाय ब्लेटेंटली मिस यूजिंग दिस लॉ, चाहे वो यूएपीए है, चाहे फिर वो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, या चाहे वो सेडिशन एक्ट हो, बाय ब्लेटेंटली मिस यूजिंग दीज लॉज, हम कई बारी सिर्फ एक जो एक्टिविस्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनको टेररिस्ट लेबल करके जेल में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी को जेल में डाल भी रहे हैं यूएपीए एक्ट के तहत, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई एविडेंस है उसके अगेंस्ट जो ये बता सके कि वो वाकई में टेररिस्ट है या वो टेररिस्ट सिंपथाइजर है। जैसे जो स्टैन स्वामी थे, उनको ऊपर ये आरोप था कि वो एक माओइस्ट सिंपथाइजर हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो ट्राइबल्स के हित को लेके काफ़ी बातें करते थे, ठीक है, ट्राइबल राइट्स को लेके उन्होंने काफ़ी बातें उठाई थी और काफ़ी उन्होंने केसेस भी ट्राइबल्स के लिए लड़े थे। इन द सेंस काफ़ी उन्होंने पिटिशंस डाली थी कि जो भी ट्राइबल्स लॉक्ड अप हैं इलीगली जेल्स में, उनको रिहा करा जाए। तो कोई अगर किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए अगर अपनी आवाज़ उठाता है, नॉट नेसेसरली वो फिर एंटी नेशनल हो, बिकॉज आपने आजकल प्राइम टाइम टीवीज़ पे आपने ये वर्ड्स काफ़ी सुने होंगे, एंटी नेशनल्स, अर्बन नक्सल्स, खान मार्केट गैंग। सो वी कांट रियली पोर्ट्रे समबडी लाइक दैट विदाउट द एविडेंस। तो ये एविडेंस कि वो वाकई में टेररिस्ट है कि नहीं, एविडेंस इकट्ठे करने का काम एनआईए का होता है, स्टेट पुलिस का होता है। लेकिन अगर 1-2 साल से या 3-4 साल से आप एक बंदे को ट्रायल में रखा हुआ है और उसका आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास ये प्रूव करने के लिए कि वो वाकई में टेररिस्ट है, सो देन यू आर मिस यूजिंग दिस यूएपीए लॉ फॉर पॉलिटिकल वेस्टेड सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं। प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 16, 17 एंड 18 ऑफ द यूएपीए लॉ रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द यूएपीए द परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म क्या है, दैट द एक्ट इंट्रोड्यूसेस अ वेग डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म टू इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ नॉन वायलेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, बिकॉज प्रोटेस्ट करना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, यू हैव द राइट टू डिसेंट ऑल्सो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आज के टाइम पे लैंडमार्क जजमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, हाई कोर्ट्स की तरफ से भी, जो कि ये बोलती हैं कि डिसेंट एक एसेंशियल कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का। तो जस्ट बिकॉज फॉर एग्जांपल सीएए प्रोटेस्टर्स थे, सो अगर हम एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स को लेबल कर दें कि वो एंटी नेशनल हैं या वो खान मार्केट गैंग है या फिर वो अर्बन नक्सल्स हैं, अर्बन माओइस्ट्स हैं, सो दैट इज़ नॉट फेयर, बिकॉज यू नीड टू हैव अ प्रूफ कि वो वाकई में उनका जो प्रोटेस्ट है वाकई में वो कुछ ऐसा कॉज कर सकता है जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में ना हो, या कोई ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक वो प्लान कर रहे हो। तो इस तरह का एविडेंस होना चाहिए पुलिस के पास, एनआईए के पास। सिर्फ पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हम किसी की आवाज़ बंद करने के लिए जेल में नहीं किसी को ऐसे हमको डालना चाहिए, और इट इज़ हाई टाइम कि इस एक्ट को अब रद्द कर देना चाहिए, यूएपी एक्ट को। चलिए, सो इसके बारे आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है, सॉवरेन इम्यूनिटी वर्सेस सॉवरेन अकाउंटेबिलिटी। तो सॉवरेन इम्यूनिटी जो एक प्रिंसिपल है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है, कॉलोनियल प्रिंसिपल है, ठीक है, सॉवरेन इम्यूनिटी का, कि जी जो स्टेट है या स्टेट का कोई अफसर है वो कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी वो करेगा वो सही करेगा। अगर उससे कुछ गलत काम हुआ भी है, अगर उससे कोई ऐसा काम हुआ है जो किसी के अगेंस्ट हुआ है, या अगर किसी ऐसे निर्दोष आदमी को भी उसने कन्विक्ट किया हो, या निर्दोष आदमी को भी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने जेल में डाल दिया हो, तो वो इम्यूनिटी एंजॉय करेगा बिकॉज वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये कंसेप्ट जो था ब्रिटिशर्स के टाइम का था, और अनफॉर्चुनेटली आर्टिकल में ये बात ऑब्जर्व करेगी कि ये जो कंसेप्ट है सॉवरेन इम्यूनिटी का, क्राउन इम्यूनिटी का, अभी भी ये फॉलो होता आ रहा है, ठीक है। Now, does UAPA upholds the ethos of a liberal democracy? Now, it is quite well known that it is invoked disproportionately without applying any logic and reason. And this is invoked against minorities, indigenous peoples, tribals, and increasingly those who stand up for them. So, स्टैन स्वामी थे, सो ही वॉज द वन हु वाज स्टैंडिंग अप फॉर द ट्राइबल्स। उनके अगेंस्ट भी ये प्रोविजन लगाए गए थे यूएपीए के। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे विदाउट अ ट्रायल। उनके अगेंस्ट अभी तो कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं एनआईए कर पाई थी। सो इसको लेके बहुत सारे अभी क्रिटिसिज्म भी चला था पिछले हफ्ते 10 दिन में, काफ़ी न्यूज़ में भी था टॉपिक, काफ़ी हॉट टॉपिक था, ठीक है। नाउ बेल इज़ वेरी हार्ड टू गेट वंस अरेस्टेड अंडर यूएपीए, ठीक है, बिकॉज इसके प्रोविजंस इतने स्ट्रिंजेंट है कि बेल आपको इस ऑफेंस में नहीं मिल सकते हैं,
ठीक है। अभी पीछे हाल ही में जजमेंट्स ग्रांटिंग बेल टू स्टूडेंट एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल तना, देवांगना कतियाल एंड नताशा नरवाल और इवन अखिल गोगोई discharge orders, and of course the senseless arrest of inevitable custodial death of father Stan Swamy have led to strident calls for reform. ठीक है, तो उसको लेके जो इशू था नताशा नरवाल का और आसिफ इकबाल तना का, इसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छी जजमेंट निकाली थी। ठीक है, सो ये न्यूज़ में काफ़ी रहा था पिछले हफ्ते भी। Time has come for direct action for using the very constitution that birthed UAPA and the judiciary that enforces its senseless provisions. ठीक है जी। So now the time is ripe कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये जो प्रोविजन है ये अब रद्द कर देना चाहिए UAPA का, और ये अब ये जो यूज़ किया जा रहा है जस्ट टू कर्ब सिविल लिबर्टीज, इसको अब नहीं होना चाहिए। बेल एन एक्सेप्शन, तो एक बड़ी अच्छी कोट है, बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। ये एक लीगल डॉक्ट्रीन है which was laid down by Supreme Court of India। एक लैंडमार्क जजमेंट थी, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालाचंद अलियास बालिया। ये किसने ले डाउन करी थी? बाय नन अदर दैन द मोस्ट रिनोन्ड ज्यूरिस्ट जस्टिस V.K. कृष्णा अय्यर। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो लीगल डॉक्ट्रीन है was laid down based on the fundamental rights guaranteed by the Constitution of India। So bail is a rule, पर UAPA में क्या है, बेल बिकम्स एन एक्सेप्शन। बेल इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है मिलनी कि बेल बिकम्स वेरी इंपॉसिबल। और दुखद बात ये भी होती है कि 2-2, 3-3, 4-4 साल तक जो अक्यूज्ड है उसका कोई ट्रायल भी नहीं होता, उसको जेल में बिठाया गया आता है, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, एंड दैट्स इट। आई मीन जस्ट अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरा करने के लिए लोगों को कर्ब किया जाता है इस लॉ को यूज़ करके। नाउ आर वी अंडर अ कॉलोनियल हैंगओवर? ठीक है, सो 1965 में ये केस था कस्तूरीलाल रेला राम जैन का। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इंडियन लॉ मेकर्स हैड नॉट फॉलोड ब्रिटेन्स लीड इन डूइंग अवे विद इम्यूनिटी अंडर द क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1948। ठीक है, ये जो कॉलोनियल लेगेसी ऑफ क्राउन इम्यूनिटी था, ये इंडिया में इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी अप्लाई किया जा रहा था। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो सॉवरेन इम्यूनिटी है ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट था, जिसको हम क्राउन इम्यूनिटी कहते हैं, दैट द क्राउन इज ऑलवेज सॉवरेन, द क्राउन कैन नेवर बी रॉन्ग। ठीक है, सो क्राउन के अंडर जो काम कर रहा है वो भी कभी गलत नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा अफसर हो, सरकारी अफसर हो, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो आज अगर स्टैन स्वामी की डेथ हुई है, राइट, तो क्या उसमें अकाउंटेबिलिटी स्टेट की नहीं है? तो क्या स्टेट बोले कि जी हम क्योंकि सॉवरेन है, पुलिस बोले क्योंकि हम सॉवरेन है, या स्टेट गवर्नमेंट्स बोले हम सॉवरेन है तो हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, तो वो गलत बात है, बिकॉज दे हैव टू बी मेड अकाउंटेबल। एंड अकाउंटेबल होने के साथ साथ इस आर्टिकल में ये बात भी मेंशन्ड है कि उनको कॉम्पनसेशन भी देना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिन्होंने सफर किया है अंडर दिस ड्रकोनियन प्रोविजन ऑफ UAPA। ठीक है, नाउ अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अबाउट डूइंग अवे विद द सॉवरेन इम्यूनिटी? सो द कोर्ट हेल्ड इन भीम सिंह 1985, ये एक केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड बाय अ मिलिशियस इम्प्रिजनमेंट। कोई अगर आप गैर जिम्मेवारी किसी को आप जेल में डाल दो बिना किसी वजूद के, बिना किसी सबूत के, और अगर आपने अपनी खुंदक निकालने के लिए या किसी की आवाज़ बंद करने के लिए आप किसी को जेल में डाल दो, तो ये एक मिस्चिव है, शरारत है, मैलिस है बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द इनोसेंस ऑफ द सिटीजन। ठीक है, एंड दिस इज अ इन्वेजन ऑन द लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो। ठीक है, 1993 में जो नीलावती बेहरा केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी हैज नो एप्लीकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। ठीक है, सो ये क्राउन इम्यूनिटी वाला जो फंडा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा होगा और ये यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, स्टेट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, सॉवरेन को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। शक के जरिए से और शक के बेसिस पे आप किसी को इतना स्ट्रिंजेंटली आप नहीं किसी को जेल में डाल सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपको ऐसा सस्पिशन है या आपको ऐसा एप्रीहेंशन है कि वो ऐसा कुछ अटैक कैरी ऑन कर सकता है अगेंस्ट द नेशन। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन डिसाइड टू कॉम्पनसेट अ सिटीजन फॉर मलिशियस लॉस ऑफ लिबर्टी। यानी कि अगर तो सिटीजन, मान लीजिए अब ऑब्वियसली अगर कोई सिटीजन को 4 या 5 से साल या वैसे तो 1 साल या 1 महीना भी अगर किसी को ऐसे बिना किसी रीज़न के जेल में काटना पड़े तो भी बहुत इनजस्टिसेबल है। बट अगर एक सिटीजन ने बहुत ज़्यादा समा निकाला हो जेल में, अब ऑब्वियसली वो समा तो वापस नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोर्ट्स ये उनका ये एक दायरा है कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं सिटीजन्स को, और वो कंपनसेशन प्रोवाइड कौन करेगा? स्टेट प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, बिकॉज इतने सालों से अगर आप एक एविडेंस नहीं इकट्ठा कर पाए, एक पर्टिकुलर जिसको आपने कन्विक्ट कहा था, जो कि अक्यूज था, तो ऑब्वियसली अगर वो इनोसेंट है और अगर उसके अगेंस्ट एक बेबुनियाद रिपोर्ट करी गई थी, बेबुनियाद रीजन पे उसको जेल में डाला गया था या कोई स्ट्रिंजेंट लॉ लगाया गया था, तो डेफिनेटली उसको कॉम्पनसेशन मिलने का अधिकार है। और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिलवाता है अक्यूज्ड को। रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ कोर्ट्स डायरेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव, तो एग्जाम्पल पीछे रिसेंटली कौन सा था, एक बिल्किस याकूब रसूल का केस था, ये 2020, वैसे ये तो 2002 गुजरात राइट से रिलेटेड है इसका ये जो केस है, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गुजरात गवर्नमेंट को टू पे ₹50 lakhs टू कॉम्पनसेट फॉर द सिस्टमैटिक कवर अप बाय द स्टेट पुलिस। तो इनकी फैमिली के साथ काफ़ी ज्यादती हुई थी, इनकी फैमिली में एक टेरेबल मास मर्डर हुआ था, गैंग रेप हुआ था, और जिसने किया था उनको बचाने के खातिर स्टेट पुलिस ने एक कवर अप किया था ताकि उनका नाम सामने ना आए, जिन्होंने भी ऐसा ये घिनौना काम किया था। और उल्टा इनके अगेंस्ट, बिल्किस याकूब रसूल के अगेंस्ट ही मुकदमा स्टेट पुलिस ने चलाया। अब ये एक मलिशियस केस था, ठीक है, ये एक साफ एग्जांपल है जहां पे आपने मलिशियस कंटेम्प्ट किसी पे लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये ऑर्डर दिया था गुजरात गवर्नमेंट को टू पे ₹50 lakh टुवर्ड्स दिस मैन बिल्किस याकूब। नाउ व्हाई इज द कॉम्पनसेशन ऑफ द अक्यूज्ड लेजिटिमेट, राइट? ये क्यों लेजिटिमेट है? Investigating agencies knowingly load on frivolous charges of UAPA or sedition, which further permits prosecutors to misuse UAPA. So बिना माइंड अप्लाई करे जो ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, चाहे NIA है, चाहे स्टेट पुलिस है, वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश रखने के लिए ये लॉ के तहत किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, और विच इज़ वेरी वेरी अनफेयर। सो टॉप लॉ ऑफिसर्स एंड अप सपोर्टिंग द यूज ऑफ दिस ड्रकोनियन लॉ। सो जो स्टेट के एडवोकेट जनरल हो गए, या एडवोकेट जनरल के जो ऑफिस के जो लॉयर्स हो गए, या अगर हम इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, तो ऑब्वियसली उनको अपने सरकार को डिफेंड करना है, एडवोकेट जनरल को डिफेंड करना है अपने स्टेट को, और अटॉर्नी जनरल ने डिफेंड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके अलावा भी जो और बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं जो सेंटर के या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के काफ़ी खास बंदे होते हैं, सो दे एंड अप प्लेइंग इनटू द पॉलिटिकल वेंडेटा, ठीक है। Therefore, it is high time that the victim starts suing for reparations, for restitution, for damages, or for compensation in whatever form or name. ठीक है? There should be no immunity at all, which should be enjoyed by the sovereign for its irrational abuse of power. ठीक है जी? चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है जी, रीशफल एंड डिजिटल रिफ्रेश। सो बेसिकली अभी जैसे आप जानते हैं कैबिनेट रीशफल हुआ था, और जो हमारे नए आईटी मिनिस्टर हैं, जो नए आईटी मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, एक IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने ली थी, काफ़ी यंग है, राइट, एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल एज ऑफ द MPs एंड द मिनिस्टर्स। सो ये अब नए IT मिनिस्टर्स बने, तो इस आर्टिकल में ये बात करी गई कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं नए IT मिनिस्टर के सामने, और कैसे उनको डील करना चाहिए इनके अगेंस्ट, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट है डिजिटल गवर्नेंस चैलेंजेस टू बी एड्रेस्ड बाय द न्यू IT मिनिस्टर, ठीक है। नाउ एक बात तो हम जानते हैं कि पैंडेमिक के चलते हमारा जो रिश्ता है इंटरनेट के साथ और ज़्यादा गहरा हो गया, एटलीस्ट जो लोग फॉर्चुनेट हैं जिनके पास ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन जिनके शहरों पे है, सो हमारा जो रिश्ता है इंटरनेट के साथ और गहरा हो गया, बिकॉज देखा जाए तो अभी ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंटरनेट ही था पिछले 1-1.5 साल से, ठीक है। सो एक डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चे यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन कोचिंग थ्रू अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन सेट हो जाती है, सो बहुत सारे काम ऑनलाइन ही चल रहे हैं, ठीक है। सो हमारा जो रिश्ता है डिजिटल दुनिया के साथ और ज़्यादा गहरा हो गया, खास करके पिछले 1-1.5 साल में, ठीक है। बट दिस हैज़ ऑल्सो बिन रिफ्लेक्टेड इन बैड लाइट। उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं कि जी सोशल मीडिया और जो सरकार के बीच में तू मैं चल रही है, खास करके ट्विटर और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो ये एक अच्छी पिक्चर में नहीं दिखता, बिकॉज अब पीछे जो IT मिनिस्टर थे उनकी काफ़ी डिस्प्यूट थे ट्विटर के साथ, तो आपको पता है वो क्यों चल रहा था सारा डिस्प्यूट, बिकॉज ऑफ द न्यू IT रूल्स जो 2021 में जो प्रपोज किए गए लेजिस्लेट करने के लिए। तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। नाउ व्हाट शुड बी द इमीडिएट प्रायोरिटीज फॉर द न्यू IT मिनिस्टर। तो पहला, इंटरनेट एक्सेस। हमने परसों लेक्चर में डिस्कस किया था कि लॉकडाउन्स के दौरान बहुत सारे बच्चे फॉर्चुनेट नहीं हैं जिनको ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन नसीब हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास स्मार्ट डिवाइसेस भी नहीं है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, जितना हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो इतना नहीं अभी वो सक्सेसफुल हुआ ऑल ओवर द कंट्री जितना होना चाहिए था। तो यहाँ पे फिगर्स हैं। सो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी TRAI
जो बॉडी है उनका रिपोर्ट था दैट रूरल पेनिट्रेशन रेट इज 34 यानी कि ऑलमोस्ट 35%, ठीक है, विद 308 मिलियन रूरल इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। तो ये अर्बन पेनिट्रेशन रेट से कम है, अर्बन पेनिट्रेशन रेट से 1/3 कम है। सो दिस इज लेस देन 1/3 ऑफ अर्बन पेनिट्रेशन रेट, ठीक है। तो इंटरनेट शटडाउन्स, नाउ डेटा ऑल्सो शोज दैट बिटवीन 2012 एंड 2019 स्टेट गवर्नमेंट्स हैव शट डाउन द इंटरनेट ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री 374 टाइम्स, ठीक है, एंड दिस हैज लेड टू लॉसेज वर्थ $2.4 बिलियन, ठीक है। सो अगेन ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेट शटडाउन is also seen as a way of curbing the civil liberties or curbing the democracy, because there shouldn't be any internet shutdown unless there is a genuine reason कि कोई ऐसा खतरा है कि कुछ आमतौर पे बहुत irrationally इंटरनेट शटडाउन्स हो जाते हैं, मतलब ऐसा दिखता है कि कोई ऐसा टेररिज्म का खतरा है, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कोई ऐसा इंटेलिजेंस कोई इनपुट आती है। सो दिस हैज लेड टू अ फेलियर ऑफ $2.4 बिलियन का लॉसेस, ठीक है। So, despite the Supreme Court judgment in Anuradha Bhasin versus Union of India, the required publication of internet shutdown orders, there has been no compliance. तो ये जो केस था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगरीली कहा था कि ऐसे आप अननेसेसरी इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपने करना है उसके लिए आपको बकायदा पब्लिकली उसको पब्लिकेशन करना पड़ेगा उस चीज़ का, अगर आप, और वो क्यों कर रहे हैं इंटरनेट शटडाउन, आपको उसके रीजंस भी लिस्ट करने पड़ेंगे। तो कुछ गाइडलाइंस थी जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉलो करनी थी बिफोर दे अनाउंस इंटरनेट शटडाउन, लेकिन देयर हैज बीन नो कंप्लायंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेट शटडाउन, मेनी टाइम्स इवन स्टेट गवर्नमेंट्स डू दीज थिंग्स, राइट। थर्ड इज सोशल मीडिया रेगुलेशन, ठीक है, इसको लेके बहुत ज़्यादा अभी आपको पता है बात चल रही है सोशल मीडिया रेगुलेशन को लेके, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एम्बिग्विटी विद रिगार्ड्स टू द आईटी रूल्स 2021, क्या कंफ्यूजन है, व्हाट इज द chaos अराउंड दिस आईटी रूल्स 2021। सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आईटी रूल्स 2021 के प्रपोजल्स आए को, लेकिन अभी तक 14 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस आर पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट्स रिगार्डिंग दिस होल मैटर, ठीक है। सो यानी कि चाहे व्हाट्सएप है, चाहे ट्विटर है, चाहे फेसबुक है, उनकी सेंटर के साथ तू मैं और लड़ाई हाई कोर्ट्स तक, सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। तो 14 से ज़्यादा ऐसे केसेस अभी फिलहाल चल रहे हैं हाई कोर्ट्स में, ठीक है। नाउ अनडाउटेडली सोशल मीडिया हैज़ इट्स ओन इम्परफेक्शंस, नो डाउट, सोशल मीडिया पे भी ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें वहाँ पे प्रोपोगेट होती है। हमने देखा है आज के ज़माने में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हम एक इन्फॉर्मेशन पैंडमिक टाइम में भी रह रहे हैं, जब इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ऐसे स्प्रेड होती है जो कि मिसयूज़ की जाती है और जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, फेक न्यूज़ की अगर हम बात करें, ठीक है। सो नो डाउट सोशल मीडिया के अपने इम्परफेक्शंस भी हैं, अपने फ्लॉज भी हैं, हर एक चीज़ के अपने फ्लॉज होते हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। बट देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लियर लेजिस्लेटिव पावर विच विल एंड अप हर्टिंग द राइट्स ऑफ यूजर्स, ओके, ठीक है। नीड टू रिकॉग्नाइज द यूटिलिटी ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। तो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू कितना हम कनेक्टेड रह सकते हैं, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू ही अगर हम देखें तो आई मीन जो अभी प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है, सो सोशल मीडिया को प्रेजेंट रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी हो, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज कितना यूज़ करती हैं, मोबिलाइज करती हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए, ठीक है। सो सोशल मीडिया की यूटिलिटी हर किसी के लिए है, कॉमन सिटीजन्स के लिए भी है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, हर किसी के लिए है। व्हाट शुड बी द ऑल्टरनेटिव देन, राइट। सो जब तक कोई ब्रॉडर और कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क नहीं आता, तब तक ये सजेशन दिया जा रहा है इस आर्टिकल्स में कि सरकार जो कि निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था कि जो सेक्शन 66 और 79 है, ठीक है, तो सेक्शन 66 एंड 79 ये जो सेक्शंस हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ स्पीच के अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन अगर आप कुछ ह्यूमर के फॉर्म में कुछ बोलना चाहते हैं, या आप किसी पॉलिटिकल मुद्दे के बारे कुछ बोल रहे हैं, या अगर आप किसी पॉलिटिशियन के बारे कुछ बोल रहे हैं, चाहे वो कोई मिनिस्टर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, किसी प्लेटफॉर्म पे आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप की जो फ्री स्पीच है वो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि तब ये केस चला था कि
जो सेक्शन 66 और 79 से आईटी एक्ट 2000 के सन 2000 के, उसके तहत ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको स्ट्रक डाउन करो। और इंटरनेट फ्रीडम की जो दायरा था, इंटरनेट फ्रीडम का जो एम्बिट था, वो सुप्रीम कोर्ट ने और बढ़ा दिया था। ये 2015 की बात है, ठीक है। The task of updating the Information Technology Act 2000 must be made public, which must involve large-scale consultations with various stakeholders. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इतना कोई legislative reform अगर सेंटर लेके आना चाह रहा है तो उसके लिए सबका कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके सामने क्लासिक एग्जांपल है फार्म लॉस को लेके। पिछले साल फार्म लॉस के लेके कितना हंगामा बचा था, अभी भी उसका हंगामा चल रहा है। सो प्रॉब्लम क्या थी कि सेंटर ने बहुत जल्दबाजी में लॉज लेके आए, बहुत जल्दबाजी में लॉज पास करे, लेकिन अगर उन्होंने स्टेक होल्डर एनालिसिस किया होता, अगर सभी जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, जो फार्मर्स इन्वॉल्व है, जो फार्मर बॉडीज इन्वॉल्व हैं, उनको इन्वॉल्व किया होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आना था, इतना क्योस नहीं होना था। उसी तरह से अब आईटी एक्ट को आईटी रूल्स को लेके भी दे शुड इन्वॉल्व द कंसर्न्ड इंटरमीडियरीज, शैल बी से, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, उनके जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स, उनको इन्वॉल्व करके पब्लिक का भी ओपिनियन लेना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल हम एक डेमोक्रेसी हैं, राइट। और डेमोक्रेसी होने का हमारा भी वी ऑल्सो हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स गिविंग इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस टू द स्टेट, ठीक है। तो ऐसे जल्दबाजी में कोई ऐसे रूल्स नहीं पास करने चाहिए। द स्टेट शुड हैव अ स्टेक होल्डर एनालिसिस एंड इट शुड कंसल्ट विद एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, ठीक है जी। नाउ अब डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ का ये जो बिल है अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के स्टेज में है, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात चली थी पिछले साल कि डेटा प्रोटेक्शन हम एक बहुत इफेक्टिव डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आएंगे, अभी आया नहीं है। सो बिकॉज वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देर हैज़ बिन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेटा ब्रीचेस फ्रॉम एयर इंडिया टू डोमिनोज। सो हमारा जो पर्सनल डेटा है उसको बहुत मिसयूज़ किया जा सकता है। आपका जो पर्सनल डेटा है जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स हो, आपके आधार डिटेल्स हो, आजकल आपको पता है कि हर एक चीज़ ऑनलाइन पे हो जाती है, चाहे वो आप भीम ऐप के थ्रू करें, चाहे वो अपने यूपीआई ऐप के थ्रू करें। सो इस तरह को लेके जो हमारा पर्सनल और इस तरह के जो फ्रॉड केसेस हैं, इस तरह के जो हमारे ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, ये काफ़ी ऐसे कॉमन है और काफ़ी ऐसा हो रहा है आजकल कि खास करके लॉकडाउन के टाइम पे कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपका जो पर्सनल डेटा है वो कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, ठीक है। Now, the average data breach in India cost rupees 14 crore and the average time to both detect and contain a breach is very long, like 221 days and 83 days respectively, ठीक है। So यानी कि average time डिटेक्ट करने के लिए ब्रीच को almost takes 221 days, ठीक है। That is around 9 months, 8 months, ठीक है। एंड 83 डेज किसके लिए लगते हैं? टू कंटेन अ ब्रीच। सो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। और अगर आपके यहाँ पे पर्सनल फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो तो दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम, एंड ऑब्वियसली अगर आपके एक बार पैसे चले जाएं, अगर आपके बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ योर पर्सनल डेटा, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिट्रीव दैट मनी बैक। नाउ व्हाट इज़ पर्सनल डेटा? So personal data pertains to characteristics, traits or attributes of identity which can be used to identify an individual. और नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप अपने फ़ोन पे जीपीएस यूज़ करते हैं कहीं जाने के लिए, तो जीपीएस आपको बताता है कि ट्रैफिक फ्लो कितना है, कितने टाइम पे आप पहुंचेंगे, ठीक है। सो वो जो डेटा वहाँ पे जीपीएस कोलेट करता है वो नॉन पर्सनल डेटा होता है, ठीक है। सो नॉन पर्सनल डेटा इज द एग्रीगेटेड डेटा थ्रू विच द इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। Now, what is data protection? Data protection refers to policies and procedures seeking to minimize intrusion into the privacy of an individual caused by collection and usage of their personal data. ठीक है? Now, why was a bill brought for the personal data protection? So, August 2017 में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई थी 2017 में राइट टू प्राइवेसी की, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी। इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था दैट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो राइट टू प्राइवेसी था, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 का दायरा और बढ़ा दिया था, इसका एम्बिट और बढ़ा दिया था, ठीक है। द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डेटा एंड फैक्ट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है जी। सो जो हमारा पर्सनल डेटा है वो भी हमारा प्राइवेट डेटा है ऑब्वियसली, तो वी हैव द राइट टू अपहोल्ड दैट डेटा एंड इट शुडंट बी ब्रीच्ड बिकॉज दैट वुड बी अ वायलेशन ऑफ आवर प्राइवेसी। तो इसके चलते
ये सजेशन आया कि हम एक डेटा प्रोटेक्शन बिल भी बनाएंगे टू अपहोल्ड दिस प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी एंड टू अपहोल्ड दिस प्रिंसिपल ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स. Now, what will the Personal Data Protection Bill provide? Now, the bill regulates personal data related to individuals, processing, collection, and storage of such data. Okay. So, under this bill, a data principal is an individual whose personal data is being processed. Okay. The entity or individual who decides the means and purposes of data processing is known as data fiduciary. Okay. Now, the bill governs the processing of the personal data by both government and companies incorporated in India. ठीक है. So, जो भी आप किसी भी वेबसाइट पे देखिए, आप चाहे जोमेटो यूज़ करते हैं, चाहे आप डोमिनोज यूज़ करते हैं, चाहे आप फेसबुक यूज़ करें, चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ करें, ऊबर यूज़ करें, ठीक है, ये सब जो या ई कॉमर्स की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका पर्सनल डेटा हर किसी के पास होता है. आपकी कार्ड डिटेल्स हैं या आपका CVV नंबर अगर वहाँ पे सेव्ड है, या आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ये सब आपका पर्सनल डेटा वहाँ पे सेव्ड है. तो ये सब क्या है? ये सब डेटा फिड्यूशरीज हैं. ठीक है. सो ये बिल गवर्न करेगा दैट ये जो प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा होगा ये ऐसा इलीगली नहीं हो पाएगा और आपका जो डेटा है इन सब जगहों पे सेव रहे, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं. सो कंक्लूजन. सो in a liberal democracy like India, it is very, very vital to ensure the growth of Indian internet into a healthy forum that enshrines our constitutional values. और lastly, जो अभी पीछे G7 summit हुआ था, G7 summit अभी पीछे जो recently अभी उसके बारे जो वहाँ पे Open Societies Declaration के बारे बात हुई थी, इंडिया भी उसका पार्ट है. इंडिया वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड एज अ गेस्ट टू द G7. वहाँ पे एक बात की गई थी, ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ठीक है जी. सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हमको अपनी लिबर्टी, अपनी डिग्निटी, अपनी प्राइवेसी सेफगार्ड करनी है और अपहोल्ड करनी है. और ये स्टेट का ड्यूटी है. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर्स कंस्ट्रक्टिव लेजिस्लेशन विच इंश्योर्स ह्यूमन राइट्स ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. द रिटर्न ऑफ बोगी. सो ये जो आर्टिकल है ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, SY कुरैशी ने लिखा है जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. अब यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म किया गया है यूपी के पॉपुलेशन बिल को लेके, राइट. जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल उत्तर प्रदेश ने जो भी प्रपोजल दिया है, जो वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल आया है, उसको लेके यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म किया है. ऑब्वियसली इसको लेके क्रिटिसिज्म हर एक ने किया. अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव आर्टिकल मैंने अभी तक नहीं कम अक्रॉस किया जो कि बोले कि एक अच्छा स्टेप है. बिकॉज वाई इज इट इज़ वर्थ ऑफ क्रिटिसिज्म? बिकॉज ये बहुत कोअर्सिव स्टेप है, राइट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोअर्शन यूज़ की गई है, बहुत ज़्यादा फोर्सली इसको लेके आने की बात करी गई है. Now, India was the first country in the world to have a national family planning program in 1952. ठीक है. Now, we've had a national population policy for over half a century, which has been updated from time to time. So, हमारे पास national population policy program पहले से भी था. ऐसा नहीं है कि population control की बात आज शुरू हुई है. ठीक है. Now, the latest population policy in 2000 paid great dividends, with 24 out of 29 states having achieved total fertility rate of 2.1. सो हमारा जो फर्टिलिटी रेट है अभी काफ़ी बेटर है. एज आई सेड 1950s एंड 60s में जो फर्टिलिटी रेट था वो 6 तक भी था. अब देखा जाए तो अब 2 तक है, यानी कि 2 kids आर अ नॉर्मल नॉर्म नाउअडेज. सो बीमारू स्टेट्स आर लैगिंग बट दे आर ऑल्सो ऑन द राइट कोर्स. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, ये बीमारू स्टेट्स हैं. यहाँ पे ऑब्वियसली जो फर्टिलिटी रेट है इतना बुरा भी नहीं है. अगर हम बिहार की बात करें, चलो बिहार का जो TFR है तो बिहार का TFR 3 है. अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का TFR 2.7 है. तो ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा कोअर्सिव लॉ अभी तक यूज़ नहीं किया गया था तो नीचे आ रहा है. सो अगर इतना कोअर्सिव लॉ हम ना यूज़ करें आगे भी तो भी इसका जो TFR रेट है वो नीचे आ जाएगा. नाउ व्हाट आर द फ्लॉज इन सजेस्टेड पॉपुलेशन कंट्रोल प्रपोजल्स? सो ग्लोबल एक्सपीरियंस तो अभी तक नहीं शो करता कोई ऐसी सक्सेसफुल बात जो रही है कोर्शन यूज़ करके. चाइना आपके सामने क्लासिक एग्जांपल है. चाइना में जो वन चाइल्ड पॉलिसी का प्रिंसिपल 1980s में शुरू हुआ था. सो कोई उससे कुछ चाइना अचीव तो नहीं कर पाया ना, बिकॉज अभी चाइना ने रिवर्स कर दी वन चाइल्ड पॉलिसी. अभी वहाँ पे चाइना में 30% यंग पॉपुलेशन है, 70% एजड पॉपुलेशन है, यानी कि बूढ़ों को देखने के लिए नौजवान कम है वहाँ पे. तो अब चाइना ने अपनी जो वन चाइल्ड पॉलिसी को रिवर्स करके 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया है और सब्सिक्वेंटली अब उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी भी अनाउंस कर दी है. ठीक है. उसके बाद लेट्स नॉट फॉरगेट जो नस्लबंदी का प्रोग्राम चला था इमरजेंसी के टाइम पे 1975 से 1977 के बीच में. सो दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश जिससे कंट्री अभी भी रिकवर नहीं कर पाया है.
नाउ हाउ हैज़ द टू चाइल्ड नॉर्म बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द वुमेन? सो जो टू चाइल्ड नॉर्म है जी, इसने बाकी स्टेट्स में जैसे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ पे भी इस तरह के लॉज निकाले गए थे कि जिनके 2 बच्चे हैं वो ही लोकल बॉडी इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। अब इसके चलते क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे थे, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक देना शुरू कर दिया, डिवोर्स करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ये भी ऑब्जर्व करा गया था कि देयर वाज अ लार्ज स्केल फीमेल फिटिसाइड, यानी कि अगर लड़की का बर्थ होता है तो उसको मार दिया जाता था। एंड दिस वाज अगेंस्ट द फेवरेबल जेंडर रेशो ऑल्सो, ठीक है। सो द चाइल्ड सेक्स रेशो ऑफ इंडिया ऑलरेडी हैज़ बिन अ स्टडी डिक्लाइन। सो अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं और अगर लड़की हो जाती है, फिर दैट विल रिजल्ट इन फीमेल फीटिसाइड, राइट। या अगर लड़के की एक्सपेक्टेशन हो लड़की हो जाए और बेशक 2 बच्चे ना हो, तभी भी दिस विल लीड टू फीमेल फीटिसाइड, स्पेशली इन दीज एरियाज जहाँ पे अवेयरनेस लेवल्स बहुत कम है, ठीक है। सो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है दैट इज ड्रॉप फ्रॉम 945 इन 1991 टू 918 इन 2011। नाउ इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी टारगेटिंग इन दिस पॉलिसी? ऐसा माना जाता है कि मे बी ये मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है, बिकॉज ये एक नोशन है कि मुस्लिम्स के बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, जबकि ये नोशन गलत प्रूव किया गया है। यानी कि जो वेरियस रिपोर्ट्स और डेटा हैं वो ये दिखाते हैं कि उल्टा मुस्लिम्स हैव बीन मोर सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशंस एज कंपेयर टू द हिंदूज। नाउ ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थ्योरी बोगी क्यों है, राइट? व्हाई इज इट अ फार्स? नाउ अब असम ने भी इस तरह का एक लेजिस्लेशन प्रपोज किया था जिस तरह का यूपी ने प्रपोज किया है। नाउ असम की अगर बात करें, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 2.2 इन 2015 टू 1.9 इन 2020-21। दस द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ बोगी, ठीक है। सो और क्या चाहिए आपका? 2.2 से 1.9 पे आ गया, 2.1 जो नेशनल TFR है उससे भी कम पे है, तो वाई टू इंट्रोड्यूस अ कोर्सिव लॉ, ठीक है जी। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बाय वुमेन इज द हाईएस्ट अमंग amongst Assam's Muslim women at 49%, ठीक है जी। So the real problem is not uncontrolled population, but the real problem is poor service delivery. अगर आप efficient health, efficient education, efficient literacy levels अगर आप प्रोवाइड कर सकेंगे, efficient services, गवर्नमेंट सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकेंगे, तो आपको नहीं लगेगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मीट करना एक चैलेंज है। सो देन योर डेमोग्राफिक बिकम्स योर डिविडेंड, ठीक है। नाउ हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उस दिन परसों लेक्चर में कईयों ने कमेंट किया था कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेप है वो अच्छा स्टेप है। पॉपुलेशन कंट्रोल एक अच्छा स्टेप है, बट ऐसे कोर्सिवली या फोर्सफुली इस तरह से पॉलिसी लेके आना जहाँ पे आप कुछ लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं कि जिनके 2 बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी, सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, ये सब गलत है। या उनको सरकारी बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब गलत है, राइट। सो पॉपुलेशन कंट्रोल में ना ये अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बढ़ाने चाहिए। आफ्टर ऑल एक बिहेवियरल चेंज से ही ये चेंज आ पाएगा। अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान में कितने लोगों का योगदान रहा था, कितनी अवेयरनेस थी, एक बिहेवियरल चेंज था। कोई ऐसा तो नहीं था कि अगर आप कूड़ा फेंकेंगे तो आपको फाइन हो जाएगा, बाहरली कंट्रीज में ऐसा होता है, लेकिन कोई इंसेंटिव या पनिशमेंट वाली बात नहीं थी, एक बिहेवियरल चेंज था। मूवीज आई, बहुत सारे पब्लिक सेलिब्रिटीज ने, बहुत सारे बॉलीवुड पर्सनालिटीज ने, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स अवेयरनेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। उसी तरह से इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स बढ़ने चाहिए। इस तरह की जो एम्फोसिस है ज़्यादा एजुकेशन पे, लिटरेसी पे होना चाहिए टुवर्ड्स द वुमेन, नॉट दैट किस तरह के हम एक कोर्सिव रूल्स फॉलो करें, ठीक है जी। नाउ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की क्या फाइंडिंग्स थी? तो ये 4th राउंड था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, 2015 में ये हुआ था, 2015-16 में इसकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था। So the fertility rate of Muslims was lower than that of Hindus in Bihar, ठीक है। So अभी तक तो अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो असम है, हैज़ बिन लोअर देन दैट ऑफ हिंदूज। तो ये जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि मुस्लिम्स को टारगेट करने की, स्पेशली अगर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगेंस्ट मुस्लिम्स हो, तो ये फिर इस तरह के लॉज आप पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर दो, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, ठीक है। सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशंस रादर देन रिलीजन इन्फ्लुएंस फर्टिलिटी बिहेवियर, ठीक है जी। सो कंक्लूजन, 3 इंपॉर्टेंट रूट कॉजेज ऑफ हाई फर्टिलिटी। कौन से कॉजेज हैं वो? इलिटरेसी स्पेशली अमंग्स गर्ल्स,
पॉवर्टी एंड पुअर रीच ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो अगर लड़कियां जितनी एजुकेटेड होंगी, जितनी उनकी एजुकेशन अवेयरनेस ज़्यादा होगी, उतना ही वो अच्छी फैमिली प्लानिंग कर पाएंगी। और हम देख रहे हैं आज के टाइम पे लोग जितने एजुकेटेड हो रहे हैं, जितने रैशनल माइंडेडली वो अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो इतना ट्रेंड अब नहीं रहा कि एक घर में 6-7 बच्चे हों। वो ट्रेंड अब चेंज हो रहा है और आगे जाके भी वो चेंज होगा। एजुकेशन इज द वे फॉरवर्ड, बिहेवियरल चेंज इज द वे फॉरवर्ड, एंड मोर अवेयरनेस इज नीडेड। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चाइना की अभी हमने बात करी कि 70% पॉपुलेशन एल्डरली है, 30% पॉपुलेशन यंग है, राइट। शायद मैंने मे बी फिगर उल्टा कह दिया होगा, 70-30 के बीच में 70% जो पॉपुलेशन है एल्डरली है, 30% यंग है। और इतने कम लोग इतने ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो वी डोंट वांट कि इंडिया में कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि जहाँ पे बुजुर्ग लोगों को देखने के लिए बच्चे कम हो। ठीक है, इसी करके चाइना ने भी अपनी जो चाइल्ड पॉलिसी रिवर्स करी थी। ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी शुड बी वाइज इनफ टू नॉट टू प्ले इन टू दिस पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिक्स का जो कार्ड्स होता है कि भाई कि शायद वो हमको टारगेट करना चाह रहे हैं, और इस तरह का फिर ब्रेन वॉश जो है, फिर ये स्पेशली आपको पता है कि अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें, मोस्टली जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अपने आप को विक्टिमाइज्ड फील करती हैं। तो ये एक बेटर रहेगा, इट वुड बी वाइज कि वो इस तरह के पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा में ना प्ले करें और ये विक्टिम कार्ड ना प्ले करें, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हम सबको ही इम्पैक्ट करती है और हम सबको ही पॉपुलेशन कंट्रोल में रखने का एक दायरा है। और उसको लेकिन रखने के लिए हमको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, नॉट दैट कि हम कोएर्सिव लॉस फॉलो करें या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करें कि भाई उनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है जी। उसके बाद अगेन सेम आर्टिकल इसी कंटेक्स्ट में डिस्कस किया गया हिंदू में, मेकिंग वेलफेयर कंडीशनल इज अ स्टैम्प ऑफ कोercion। ठीक है, ये आर्टिकल में ये बात की गई है कि जो वेलफेयर का जो बेनिफिट है जो सबको मिलना चाहिए, लेकिन अगर उस पर आप इंसेंटिव लगा दें कि जिसके 2 से कम बच्चे होंगे उसी को वेलफेयर मिलेगा, उसी को गवर्नमेंट सर्विसेज मिलेगी, वो बात गलत है। ठीक है, सो इसके बारे जो बात करी गई है, जो कंटेक्स्ट है, कोerसिव पॉपुलेशन कंट्रोल इन्फ्रिंजेस लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, नाउ उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल 2021 सीक्स टू प्रोवाइड 3 बातें यहाँ पे करी गई हैं। एक तो इंसेंटिव्स टू फैमिलीज दैट अडहेयर टू द 2 चाइल्ड नॉर्म। दूसरा, इंटेंस ऑन डिसएंटाइटलिंग फैमिलीज दैट ब्रीच द नॉर्म फ्रॉम बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, तो जो नहीं 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर पाएंगे उनको वो सब्सिडीज और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और तीसरा, ये जो बर्डन जाएगा सब ज़्यादा किस पे जाएगा, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो कम एजुकेटेड ग्रुप्स हैं, जिनका लिटरेसी लेवल्स कम है, जिनके पास हेल्थ आउटरीच कम है, राइट, जो पुअर लोग ज़्यादा हैं, उनके आमतौर पे फैमिली में मेंबर ज़्यादा होते हैं बिकॉज इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अब उनसे आप ये बेनिफिट्स और वेलफेयर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं छीन लोगे तो वो किसके पास जाएंगे फिर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड सच पॉलिसी। तो यूपी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी हम सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, और इतने ज़्यादा लोगों को हम अगर खाना देने लगे, इतने सारे लोग अगर स्टेट के रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी। ये यूपी गवर्नमेंट का स्टैंड है, ये रैशनल है। व्हाट आर द इंसेंटिव्स ऑफर्ड। सो पब्लिक सर्वेंट्स जो नस्लबंदी करेंगे, जो हु विल अंडरगो स्टरलाइजेशन, और जो 2 चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट करेंगे, उनको 2 इंक्रीमेंट्स मिलेंगे अपनी सर्विस में। ठीक है, सब्सिडी मिलेगी टुवर्ड्स परचेज ऑफ हाउस, मैटर्निटी या पैटर्निटी लीव मिलेगी, और फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा अपने पार्टनर के लिए। तो ये इंसेंटिव्स ऑफर किए जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। याद करिए, परसों एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था केरला का एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ के बारे में, और मैंने ये कहा था कि इवॉल्विंग फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर कमिंग अप। तो ये एक गलत फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को अवेयर करना जरूरी है। आप उनको बताइए कि क्यों 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ना कि आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट करिए कि जिसके 2 बच्चे हैं उसको प्रमोशन भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी और बाकी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। What are the punishments offered? ठीक है, a person who breaches the 2 child norm will be debarred from securing the benefit of any government sponsored welfare scheme. ठीक है, and will be disqualified from applying to any state government job. ठीक है जी, and individuals will be prohibited from contesting elections. तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या आता है, अगेन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं शो करता जहाँ पे कोercion यूज़ किया गया हो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सो ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, ये हुई थी कायरो में 1994 में, कायरो यानी कि इजिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेज लिया गया था, हर एक नेशन ने, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, दैट दे वुड लुक बियॉन्ड द डेमोग्राफिक टारगेट्स एंड फोकस ऑन गारंटिंग अ राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को एक इनएलिजिबल प्रॉमिस अपहोल्ड किया कि भाई औरत की अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, वो कितने बेबीज करे, उसकी अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जितना उसको अलाउ करती है। ठीक है,
So women's freedom to make reproductive decisions is an integral facet of the right to personal liberty guaranteed by Article 21. Article 21 जो personal liberty वाला है, इसका दायरा और बढ़ा दिया गया है, खास करके 2017 की प्राइवेसी जजमेंट के बाद आर्टिकल 21 का जो एम्बिट है और वाइडन कर दिया गया है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव चॉइसेस कैन बी एक्सरसाइज टू प्रोक्रिएट एज वेल एज टू एब्सटेन फ्रॉम प्रोक्रिएटिंग। वो औरत की अपनी मर्जी है कि वो चाहें तो और बच्चे करें या चाहें वो बच्चे ना करें। ये एक कपल की अपनी लिबर्टी है, अपनी प्रिवेसी है, ठीक है। सो ये लैंडमार्क जजमेंट कौन से केस में था? केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 में इसकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ये बेसिकली जो केएस पुत्तुस्वामी है, कौन है ये एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, रिटायर्ड जज हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के। इन्होंने पिटिशन डाला था आधार के अगेंस्ट कि आधार को मैंडेटरी नहीं करना चाहिए सर्विसेज अवेल करने के लिए, बिकॉज दैट इज अ ब्रीच अगेंस्ट द प्रिवेसी एंड ब्रीच अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल, कि वो अपना इंडिविजुअल डेटा क्यों मैंडेटरी करे गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो उस दायरे में ये जजमेंट आई थी राइट टू प्रिवेसी की, ठीक है। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये कहा था दैट दिस इंक्लूड्स डिसीजनल ऑटोनॉमी विच कॉम्प्रिहेंड्स अमंग अदर थिंग्स लिबर्टी ओवर इंटीमेट पर्सनल चॉइसेस सच एज दोज गवर्निंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो कंक्लूजन, परसुएशन मस्ट बी द वे फॉरवर्ड एंड नॉट कोअर्शन। उसके अलावा फोकस होना चाहिए बिहेवियरल चैलेंजेस को लेकर, यानी कि ऐसे अवेयरनेस बढ़ाई जाए, पब्लिक कैंपेन्स हो, सेलिब्रिटीज़ को इंक्लूड करो ताकि वो ऐसे अवेयरनेस बढ़ाएं, कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व करो ताकि वो फंडिंग करें इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए, राइट। सो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन काइंड ऑफ अ मॉडल होना चाहिए जो अवेयरनेस बढ़ा सके और आउटरीच इसकी ज़्यादा हो सके, स्पेशली जो बीमारू स्टेट्स हैं, ठीक है जी। और ऑलरेडी हमारा जो सेक्स रेशो है वो कम फेवरेबल है टुवर्ड्स द गर्ल, और अगर ये पॉलिसी फोर्सफुली अगर ये पॉलिसी इनैक्ट हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जो अपनी बेटी की हत्या करेंगे जस्ट बिकॉज उनके पास बेटा नहीं हुआ, या उनके पास 2 बच्चे ऑलरेडी थे, तीसरा लड़की होगी, या उनके पास 2 बच्चे नहीं थे बट पहली बच्ची लड़की हुई है और उनको लड़के की एक्सपेक्टेशन थी। तो इस तरह का काम फिर काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए अगला है जी लेटिंग द बोर्ड डाउन। ये है जी सेबी, ये इस कंटेक्स्ट में दैट सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है मार्केट के, दे नीड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। उस कंटेक्स्ट में आर्टिकल आया है। सो ये आर्टिकल बेसिकली नुस्ली वाडिया और रतन टाटा के डिस्प्यूट से शुरू होता है। जो बेसिकली क्या था आपको वेरी ब्रीफली बता दूं। सो जो नुस्ली वाडिया हैं ये नेस वाडिया के फादर हैं, और ये एक बहुत फेमस इंडियन बिजनेसमैन है। इनसे नुस वाडिया के जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे, यानी कि जो नाना जी थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है जी। और रतन टाटा जैसे आप उनको जानते हैं, बहुत एक फेमस टाइकून है, बिजनेसमैन है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, टाटा ग्रुप को टाटा ट्रस्ट के वो चेयरमैन है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ था कि 2016 में टाटा सन्स हैड कॉल्ड ऑन द शेयर होल्डर्स टू वोट आउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नुस्ली वाडिया। ये टाटा स्टील के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज एक्टिंग इन कंसर्ट विद द आउस्टेड टाटा सन्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री। तो पहले के जो चेयरमैन थे टाटा सन्स के वो साइरस मिस्त्री थे, अब जो है एन चंद्रशेखरन है। So Wadia's so-called transgression was that he spoke out in favor of minority shareholders, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं, मतलब यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि भी जो कितने बंदों ने वोट किया था इन फेवर ऑफ हिज रिमूवल और कितने बंदों ने नहीं फेवर किया था। बट ऐसा माना जाता था, पॉइंट ये है कि नुस्ली वादिया को अपने पोजीशन से हटाने का हाथ प्रमोटर्स का था, यानी कि जो टाटा ग्रुप के प्रमोटर्स हैं उनका था, बिकॉज उनको नहीं अच्छा लगा नुस्ली वाडिया का माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का स्टैंड लेना। अब ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को लेके आगे डिस्कशन होता है कि वो क्या कंटेक्स्ट है इन दोनों को लेके, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को लेके, ठीक है। नाउ हाउ इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड? So the concentration of shareholding is the norm in Indian companies. Independent directors are appointed just like other directors through shareholder voting by simple majority, ठीक है। सो अभी तक ऐसा प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है बाय सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि विच इज 51%. In case of family-owned companies, it is not uncommon to appoint friendly independent directors. In fact, Nusli Wadia और so Wadia and Tata families की जो association है, that goes a long time back. ठीक है। सो नुस्ली वाडिया के जो फादर थे वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे रतन टाटा के, जो JRD टाटा के साथ, जो रतन टाटा के जो फादर थे मिस्टर JRD टाटा। इनफैक्ट नुस्ली वाडिया का जो बेटे हैं जहांगीर वादिया, तो जो नाम जहांगीर है वो उन्होंने JRD टाटा का जो नाम है जहांगीर रतन
दादा भाई टाटा, तो वो वहाँ से उन्होंने इतना उनके साथ एक लगाव था जे.आर.डी. टाटा के साथ कि नुस्ली वाडिया ने अपने बेटे का नाम भी जहांगीर रखा। जहांगीर वाडिया उनके बेटे का नाम है, दूसरे बेटे का नाम। ठीक है। नाउ आर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रियली इंडिपेंडेंट? Well, unless the independent directors owe their allegiance to the shareholder body as a whole. On paper, जब तक वो शेयर होल्डर्स को अपनी allegiance ओ करते हैं और ना प्रमोटर्स को, ठीक है, अगर तो वो अपनी allegiance प्रमोटर्स को ओन करेंगे तो वो इंडिपेंडेंस नहीं, फंक्शनल इंडिपेंडेंस नहीं इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, सो दे मस्ट सर्व एट द प्लेजर ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स टू रिटेन इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनैलिटी। What proposal SEBI have made in this context? So SEBI ने एक proposal दिया था, एक उन्होंने एक they had suggested an idea, एक dual approval system का, whereby the appointment of an independent director required satisfaction of two conditions. कौन सी conditions थी? Majority of all shareholders and approval of majority of the minority. ठीक है, यानी कि जो minority shareholders हैं उनका भी majority view लेना चाहिए before you appoint or remove a independent director from the board. ठीक है, सो शेयर होल्डर्स आपको पता है बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक रिटेल शेयर होल्डर्स होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल, ये दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इफ द अबव मेंशन कंडीशंस आर नॉट फॉलोड? So the company would be free to propose the same candidate after a 90-day cooling off period for approval by a special resolution, which is 75% majority of all shareholders voting. ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे 75% आ जाती है, स्पेशल रेजोल्यूशन मेजोरिटी 75% आ जाती है। Now SEBI recommended the same dual approval system for the removal of the independent directors also, for appointment as well as for the removal। ये dual approval system SEBI ने recommend किया था। ठीक है, बट ये फिर गाइडलाइंस के होने के बावजूद भी सेबी ने बैक ट्रैक क्यों किया? बिकॉज ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है और ऐसा है भी कि जो बहुत सारे जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको ये सेबी का प्रपोजल अच्छा नहीं लगा था और बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज ने सेबी को प्रेशराइज किया कि आप ये जो प्रपोजल है आपका डुअल वोटिंग सिस्टम वाला, इसको वापस लीजिए। तो इस करके सेबी ने ये तो अनाउंस किया दैट कि अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वुड बी बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, बट rather than by simple majority they made no mention of the dual voting system। यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट की बात जो कि प्रपोजल में सेबी ने करी थी उसके बारे यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया था कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी भी होगी। ठीक है, तो क्या ये टिरनी ऑफ माइनॉरिटी है? यानी कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है ये क्या उनका डेमोक्रेटिक राइट नहीं? मतलब कॉर्पोरेट हम एक डेमोक्रेसी है, उस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी भी है, राइट? सो क्या कॉर्पोरेट्स कल्चर में क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का उतना राइट नहीं है कि वो भी डिसाइड कर सके कि वाकई में किसको रिमूव करना है, किसी को अपॉइंट करना है? क्या सिर्फ प्रमोटर ग्रुप का ही राइट रहेगा इस पूरे प्रोसेस में? सो ओपोनेंट से दैट दिस इज अगेंस्ट द मेजॉरिटी रूल प्रिंसिपल दैट इज इंट्रिंसिक इन अ कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी। ठीक है, सो ओपोनेंट्स ऑफ दिस प्रपोजल ऑफ सेबी ये कहते हैं कि मेजॉरिटी प्रिंसिपल जो है वो अपहोल्ड होना चाहिए, ना कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, दे ऑल्सो बिलीव दैट प्लेसिंग टू मच पावर इन द हैंड्स ऑफ माइनॉरिटी वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव एज दिस वुड यील्ड इनटू टिरनी ऑफ माइनॉरिटी। तो ये कंसर्न्स जो ओपोनेंट्स हैं इस सेबी के प्रपोजल के, उन्होंने ये बात बोली है। सो वॉज दिस प्रपोजल वर्थ अपोजिंग? वेल, पहली बात तो ये जो प्रोसेस था ये कहीं पे भी नेगेट नहीं करता प्रमोटर की इन्वॉल्वमेंट। ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अगर पावर ज़्यादा दे दी है डजंट मीन कि हम जो प्रमोटर्स को ज़्यादा पावर देने के बाद डजंट मीन कि डजंट मीन कि अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अगर हम ज़्यादा पावर दे रहे हैं कि प्रमोटर्स के जो राइट्स हैं या प्रमोटर्स की जो अथॉरिटी है ओवर देयर कंपनी वो कम हो जाएगी। नथिंग लाइक दैट। सो प्रमोटर्स का जो इंटरेस्ट है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, दैट विल रिमेन एज इट इज, जितनी वो पहले थी। ठीक है, बिकॉज क्यों? बिकॉज रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स वेयर प्रमोटर्स वुड हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, बिकॉज प्रमोटर्स के बिना तो नहीं प्रोसेस पूरा हो पाएगा ना। सिर्फ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स नहीं अकेला डिसाइड कर सकते कि किसको अपॉइंट करना है, किसको रिमूव करना है। प्रमोटर्स की इन्वॉल्वमेंट भी उतनी जरूरी है। So minority shareholders have a say as well as by the principle of majority of minority। तो promoters का भी say होगा, minority shareholders का भी say होगा, simple। So only consensus candidates would end up becoming independent directors। जो इस
कंसेंसस से जो डिसीजन आएगा, जो प्रोमोटर्स को और मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से जो कंसेंसस जनरेट होगा, वो ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बन पाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली वो थोड़े पैसिव हो सकते हैं, एंड वो थोड़ा सा एक फियर में भी रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रोमोटर ग्रुप के पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं, शेयर होल्डिंग राइट्स होते हैं, तो आउटकम जो है वो प्रोमोटर ग्रुप ही ज़्यादा बेटर डिटर्मिन कर सकता है। तो ये एक एप्रीहेंशन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का रहता है, और इसी एप्रीहेंशन को रिमूव करने के लिए सेबी ने ये प्रपोजल जारी किया था। Rising shareholder activism in India must create an efficient support system for minority shareholders to act. ठीक है, then appointment and removal system continues to undermine the independence and efficacy of the corporate boards. ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है जो टाटा ग्रुप का पूरा, जो जो जितनी भी कंपनीज हैं टाटा सन्स के अंदर, ये सारा का स्ट्रक्चर है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं PDF में। नाउ, ग्रोथ मैटर्स बट इनकम लेवल्स मैटर्स मोर, ये हिंदू में आर्टिकल आया था कल, वेरी ब्रीफली ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये सारा जो डेटा है, ये सारा डेटा इसमें जो कंपाइल किया गया, ये बेसिकली कहाँ से इसमें सोर्स लिया गया है फ्रॉम द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये रिलीज़ किया गया था डेटा 31 मई 2021 में। सो ये डेटा है, डेटा में ज़्यादा अच्छी बात नहीं की गई है, ज़्यादा रोजी पिक्चर नहीं है इंडिया के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारा फाइनेंशियल कंट्रैक्शन द GDP भी आया हुआ है पिछले 1-1.5 साल से, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग लॉकडाउन्स। वी आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, वी नेवर नो दैट देयर माइट बी अ थर्ड वेव सून एंड देयर माइट बी अनदर लॉकडाउन। तो उसके कारण जो इकोनॉमी है वो अभी अच्छी तरह से पिकअप नहीं कर पाई है। तो कुछ डेटा में यहाँ पे बात लिखी गई है, कंट्रैक्शन इन ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग -18.2%, -8.6, -8.5, सो नेगेटिव टेरिटरी में। तो बहुत अच्छी हालत नहीं है अगर हम इन सेक्टर्स की बात करें। ठीक है, सो ये जो सेक्टर्स हैं, दे ऑल्सो अकाउंट फॉर द बल्क ऑफ लो स्किल्ड जॉब्स। सो बहुत सारी इनफॉर्मल जॉब्स जो हैं जो जनरेट की जाती हैं, वो इन सेक्टर्स में जनरेट की जाती हैं, और ये लो स्किल्ड भी होती हैं। तो यहाँ पे कंट्रैक्शन मीन्स दैट विल हैव अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑन दी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल्सो। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगा अगर यहाँ पे कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इन सेक्टर्स में। ठीक है, सो GDP जो लास्ट क्वार्टर की थी, Q4 of 2020-21, तब सेकेंड वेव नहीं आया था, तब लॉकडाउन्स नहीं थे, थिंग्स वर वेरी मच ओपन, लेकिन उस टाइम पे भी जो ग्रोथ थी दैट वाज ओनली 1.6%, कंसिडरिंग के फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ दैट क्वार्टर थिंग्स वर ओपन, लॉकडाउन नहीं था। तो इस डेटा के हिसाब से ये ग्रोथ भी काफ़ी कम है, 1.6%, विच वॉज द ग्रोथ इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट शॉट अप टू 11.9% इन मे फ्रॉम 8% इन अप्रैल। ये 2021 की बात ही हो रही है जी यहाँ पे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ओवर 15 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट इन मे 2021। ठीक है जी, सो बिकॉज सेकेंड वेव के कारण लॉकडाउन फिर लगा था मई में इस साल, विच इज हायर देन द 12.3 मिलियन इन नवंबर 2016। यानी कि ये डीमोनेटाइजेशन के बाद जितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी उससे भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मई 2021 में हुई, बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव एंड द लॉकडाउन इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन, employment and aggregate demand in an economy are related via the channel of disposable income of workers। तो डिमांड कब बढ़ेगी? डिमांड तब बढ़ेगी जब लोगों के पास पैसे होंगे, पैसे तब होंगे जब लोगों के पास नौकरियां होंगी। अगर नौकरी नहीं होगी, डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी, तो कैसे वो कुछ चीज़ डिमांड कर पाएंगे? तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो बिजनेस सेंटिमेंट अभी कैसा है? बिजनेस सेंटिमेंट अभी अच्छा नहीं है। जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, जो कि FICCI फिकी जो ये इंडेक्स ये सर्वे बनाता है, सर्वे कैरी आउट करता है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स का, उसके हिसाब से जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो अभी 51.5 में है फ्रॉम 74.2 इन द प्रीवियस राउंड। वाई? बिकॉज ऑफ द वीक डिमांड इन द इकोनॉमी, बिकॉज डिमांड अभी पिकअप नहीं हो पा रही, लोगों के पास पैसे नहीं है अभी कि वो चीज़ें खरीद पाएँ और डिमांड उससे बूस्ट हो पाए। दे डोंट हैव मनी इन देयर पॉकेट्स, राइट? Now how does the demand from external sector look like? Fortunately, external sector से demand काफ़ी अच्छी है। Exports they have touched $32 billion in May 2021, which is 67% higher than in May 2020 and 8% more than in May 2019. ठीक है, सो दैट लुक्स गुड, एक्सटर्नल सेक्टर सिचुएशन लुक गुड, बिकॉज जो फॉरेन कंट्रीज हैं जहाँ जिनके साथ ट्रेड हो रहा है वहाँ पे मोस्टली या तो वो अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुके हैं और कुछ लेवल ऑफ इम्यूनिटी पा चुके हैं। इसके कारण वहाँ पे चीज़ें काफ़ी खुली हुई हैं, ट्रेड हो रहा है काफ़ी कंट्रीज़ के साथ।
सो ग्लोबल डिमांड इज मच फास्टर दैन द डोमेस्टिक डिमांड. So internally, यानी कि internal demand is the demand which we have to address, and what needs to be addressed immediately is the crisis of low domestic demand. Now what should be done by the government to boost the demand? Now अब government ये जो पिछले साल से जो प्लान्स जो गवर्नमेंट ने जो निकाले हैं, जो क्रेडिट रिस्पॉन्सेज गवर्नमेंट ने निकाले हैं, जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत भी, और जो 20 लाख करोड़ पैकेज की जो बात पिछले साल करी थी, ये सब जो है क्रेडिट साइड मेजर्स हैं, ये सप्लाई साइड मेजर्स को एड्रेस करने के लिए है, ठीक है, ताकि जो बिजनेसेस हैं वो सफ़र ना करें, उनके पास वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम ना रहे. तो ये क्रेडिट मेजर्स जो होते हैं सप्लाई साइड मेजर्स होते हैं, ये डिमांड साइड मेजर्स को एड्रेस नहीं करते हैं. तो चैलेंज क्या है? चैलेंज है डिमांड साइड मेजर्स को एड्रेस करने का, ठीक है. नाउ इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल एंग्जाइटी व्हाट इज नीडेड इज अ डायरेक्ट स्टेट स्पेंडिंग फॉर अ क्विक डिमांड बूस्ट, ठीक है जी. नाउ डिमांड बूस्ट जब तक नहीं होगा तब तक इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी. सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स अगर रिमूव भी हो जाए, बट अगर डिमांड ही नहीं है तो फिर एफिशिएंट सप्लाई का भी क्या फायदा होगा, ठीक है. लार्ज पार्ट्स ऑफ ऑल स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस्ड टिल नाउ वुड वर्क ओनली इन दी मीडियम टर्म, ठीक है. लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करेंगे, वो मीडियम टर्म में वर्क करेंगे. दिस इन्वॉल्व्स पॉलिसी रिलेटेड टू एक्सटर्नल सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी. नाउ ये जो क्रेडिट रिस्पॉन्सेज या जो लोन्स की बात करी गई है, या जो क्रेडिट इनपुट दिया गया है थ्रू द बैंक्स बाय इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये मोस्टली कहाँ का एक्सटर्नल सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में. बट ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं हैं, ठीक है. दे विल ओनली एड्रेस इशूज टू द मीडियम टर्म और द शॉर्ट टर्म. सो यूज ऑफ क्रेडिट बैकस्टॉप्स एज द मेन प्लैंक ऑफ पॉलिसी हैज लिमिट्स, ठीक है. बिकॉज अभी इतना क्रेडिट अगर अवेलेबल कर दें, कल को डिमांड ही पिकअप ना हो पाए, तो ये बिजनेसेस जो अभी क्रेडिट ले रहे हैं, जो बैंक से लोन उठा रहे हैं, ये वापस कैसे करेंगे फिर बैंक्स को? बात ये आती है, हाउ विल दे रिटर्न बैक द मनी? और अगर नहीं कर पाएंगे तो दैट वुड लीड टू व्हाट? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो विशियस साइकिल ऑफ एनपीएस, फिर वो शुरू हो जाएगा, ठीक है ना. सो दैट इज अगेन नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. तो कंक्लूजन क्या आता है जी? कंक्लूजन ये आता है कि रादर दैन शॉर्ट टर्म मैग्नीफाइड ग्रोथ रेट्स पे फोकस करने की बजाय हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स पे फोकस करें और लॉन्ग टर्म इनकम लेवल्स पे फोकस करें, ठीक है जी. कि इनकम लेवल्स मैटर मोर दैन द ग्रोथ रेट्स एट दिस जंक्शन, बिकॉज इनकम होगी, डिस्पोजेबल इनकम होगी, तभी डिमांड होगा, ठीक है जी. सो इनकम इज प्रोपोर्शनल टू डिमांड. इफ देयर इज नो इनकम देयर विल नॉट बी एनी डिमांड, ठीक है. सो डिमांड को बूस्ट करने के लिए इनकम्स होनी जरूरी है. तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जहां से लोगों की इनकम्स बढ़ सके. काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने, नोटेड इकोनॉमिस्ट ने, जैसे रघुराम राजन है, अरविंद सुब्रमण्यन है, इन्होंने ये कहा था पिछले साल काफी इंटरव्यूज में कि सरकार को चाहिए कि वो गरीबों को कैश ट्रांसफर्स करे. अब फिर राइट वर्सेस लेफ्ट आइडियोलॉजी को लेके फिर ये इशू थोड़ा रह गया डिबेट्स में कि ये राइट विंग इकोनॉमिस्ट कुछ और कहते हैं, लेफ्ट विंग इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जी कैश ट्रांसफर्स हो, बट उस इशू में रह गया. बट ऐसा प्रपोजल इतने नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, रघुराम राजन हो गए, अरविंद सुब्रमण्यन हो गए, कि आप क्यों नहीं कैश ट्रांसफर्स करते, स्टार्ट डूइंग कैश ट्रांसफर्स ताकि डिमांड बढ़ सके. सो अगेन अभी भी इस आर्टिकल में भी सेंट्रल बात आती है दैट द स्टेट हैज टू डू टेक स्टेप्स टू इंक्रीज द डिमांड, टू बूस्ट द डिमांड्स. अचीविंग हायर इनकम लेवल्स रिक्वायर्ड सस्टेन ग्रोथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है जी. सो थैंक यू सो मच गाइस. उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. थोड़ा लंबा गया, एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है जी. सो कल फ्राइडे को धर्मेंद्र सर आपकी क्लास लेंगे, डीएनडी क्लास जो आपकी होती है शाम को 5 बजे, एंड हम सैटरडे को मिलेंगे और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ, और हम एनालिसिस करेंगे. आप भी इस एडिटोरियल एनालिसिस में आप अपने आप को एंगेज करिए, डिबेट करिए, डिस्कस करिए, और इससे आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा वो ज़्यादा बनेगा. आपका एक एनालिटिकल एबिलिटी बनेगी, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी आपकी बनेगी, बिकॉज मेंस में आपको आंसर आपकी एनालिटिकल और क्रिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी पे करना होता है. और ये जो एडिटोरियल्स हैं ये ज़्यादा रोजी पिक्चर्स नहीं पोर्ट्रे करते हैं. काफ़ी एडिटोरियल जो आते हैं न्यूज़पेपर में, दे आर ऑलवेज वोकल अगेंस्ट अ सर्टन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और सर्टन आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिसी, ठीक है जी. सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून. ध्यान रखिए अपना, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, वर्क हार्ड. जय हिंद.